हेलो दोस्तों, कॉन्साइज फिजिक्स का क्लास में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से फिजिक्स का डिस्कशन करते हैं। आज का टॉपिक है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। तो पहले हम लोग अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ को डिराइव करेंगे। हमारे पास क्या क्या इक्वेशन ऑलरेडी है। हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है vd वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम इंटू ई वेक्टर। और दूसरा इक्वेशन जो डिराइव किया था J इज इक्वल टू माइनस एन ई वी डी। हम लोग स्केलर में जब डिराइव किया था तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं था, लेकिन वेक्टर जब करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन देना जरूरी है। ये क्वाइट नेचुरल है कि इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिधर रहेगा करंट उसका ऑपोजिट में बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इसीलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन और करंट या फिर करंट डेंसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, इसलिए माइनस साइन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, Vd का जो वैल्यू एक नंबर इक्वेशन में है वो दूसरा में डालेंगे। तो माइनस ई टाउ बाई एम इंटू ई, ये हो जाएगा एन स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब एन स्क्वायर टाउ बाई एम, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ये क्या है, यही है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ। वैसे हम लोग ओह्म्स लॉ का जो कन्वेंशनल फॉर्म है उसके ऊपर हम लोग फैमिलियर है, V इज इक्वल टू IR। ये कन्वेंशनल फॉर्म है। हम लोग अगर चाहे तो यहाँ पे जो अल्टरनेट फॉर्म है वहां से कन्वेंशनल फॉर्म में भी जा सकते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग स्केलर लेके काम कर सकते हैं। J इज इक्वल टू सिग्मा ई। J मतलब होता है करंट डेंसिटी, मींस करंट पर यूनिट एरिया। सिग्मा मींस कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब 1 बाई रेजिस्टिविटी रो। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ V बाई L। व्हाट इज L? L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सपोज आपके पास एक कंडक्टर है, उसका लेंथ सपोज L है और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। सो V बाई L जो होगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं V बराबर I रो L बाई A। अब रो L बाई A ये जूनियर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं क्या है, ये तो रेजिस्टेंस है। सो V बराबर I इंटू R। तो ये आ गया हमारा कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ। अब थोड़ा सा हम लोग सिग्मा में फोकस करेंगे। ये सिग्मा क्या है, एन स्क्वायर टाउ बाई एम, जो कि कंडक्टिविटी दर्शा रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा बराबर एन स्क्वायर टाउ बाई एम। अगर रेजिस्टिविटी लिखेंगे तो 1 बाई सिग्मा होता है, सो एम बाई एन स्क्वायर टाउ। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर में चेंज आएगा, टाउ में चेंज आएगा। व्हाट इज टाउ? टाउ का मतलब होता है मीन फ्री टाइम या फिर एवरेज टाइम, रिलैक्सेशन टाइम भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। कि एक कोलिशन और दूसरा कोलिशन के बीच में इलेक्ट्रॉन जितना टाइम फ्री रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मीन फ्री टाइम। तो उस दौरान क्या होता है, उसका वेलोसिटी बढ़ता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो नंबर ऑफ कोलिशन हो रहा था वो और रैंडम होगा, क्योंकि थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडमनेस बढ़ जाता है। तो आपस में कोलाइड ज्यादा होता रहेगा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली होता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, टाउ का वैल्यू कम हो जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी कोलिशन हो रहा है तो दोनों कोलिशन के बीच में गैप उतना नहीं रहा, मतलब टाउ का वैल्यू डिक्रीज हो गया। तो टाउ का वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाता है, टाउ का वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। सो टेम्परेचर बढ़ा तो टाउ का वैल्यू डिक्रीज हुआ, रेजिस्टिविटी बढ़ गया। अब हम लोग को मालूम है कि R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी। अब हम लोग देख लिए कि टेम्परेचर के साथ रो चेंज हो जाएगा, तो अगर रो चेंज हो जाएगा तो R भी क्वाइट नेचुरल चेंज हो जाएगा, क्योंकि R रो के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज हो रहा है उसका लॉ क्या है, कौन सा फॉर्मूला से वो चेंज हो रहा है, उसको हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस T1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में R1 है और T2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में R2 है। इसका रेजिस्टेंस है R1
एट टेम्परेचर T1 डिग्री सी एंड इसका रेजिस्टेंस बढ़ के हो गया R2 एट टेम्परेचर T2 डिग्री सी। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ? चेंज इन रेजिस्टेंस चेंज हुआ डेल्टा आर बराबर R2 माइनस R1। टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ? डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1। चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, यानी ये क्वाइट नेचुरल है कि डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जितना ज्यादा से ज्यादा इंक्रीमेंट होगा टेम्परेचर में उतना ही ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस में चेंज होगा। दूसरा चीज है डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्सपांशन का फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं, लेंथ एक्सपांशन हो, एरिया एक्सपांशन हो, जो क्लास 11 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे भी हम लोग देखे थे कि जो भी चेंज होता है वो टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल होता है, और जो भी चेंज होता है वो उस चीज का जिसका चेंज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका शुरुआती वैल्यू जो होता है, स्टार्टिंग वैल्यू, उसके साथ प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए आप मान सकते हैं कि सपोज एक बिजनेस कर रहे हैं आप, तो बिजनेस में जितना ज्यादा एफर्ट लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जितना ज्यादा कैपिटल आपके पास होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब आपका शुरुआत का कैपिटल ज्यादा होना चाहिए। सो ये वाला बात हमको ध्यान में रखना है। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो मिलेगा डेल्टा आर बराबर प्रोपोर्शनल टू R1 इंटू डेल्टा टी। एक कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, डेल्टा आर बराबर अल्फा R1 डेल्टा टी। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रोपोर्शन साइन है और ये अल्फा एक कांस्टेंट है। इसको हम लोग बॉक्स कर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला मिला। ये जो अल्फा है इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा। इस चीज को हम लोग को नोट कर लेना है। यहां से हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको याद रखना है, डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा R1 डेल्टा टी। बहुत सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं कि डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, और एक कांस्टेंट यहाँ पे आएगा। ऐसे करके हम लोग फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। अभी हम लोग इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे। एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सी द रेजिस्टेंस ऑफ एन हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। जब टेम्परेचर 27 डिग्री सी था तो रेजिस्टेंस कितना था? 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड आउट टू बी 117 ओम। जब रेजिस्टेंस 117 पाया गया तो उस समय टेम्परेचर कितना था? क्वाइट नेचुरल, अगर रेजिस्टेंस बड़ा है तो टेम्परेचर भी बड़ा होगा, और ये नया टेम्परेचर है, इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। अल्फा का वैल्यू दिया है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 डिग्री सेंटीग्रेड टू द पावर -1। अभी जो फॉर्मूला था डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू R1 था, और डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। यहाँ पे कांस्टेंट भी था, ये फॉर्मूला था। डेल्टा आर मीन्स चेंज इन रेजिस्टेंस R2 माइनस R1, अल्फा R1 चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। R2 माइनस R1 कितना होगा? 117 माइनस 100 तो 17 होगा। अल्फा का वैल्यू 1.7 10 टू द पावर -4। R1 का वैल्यू है 100 यानी 10 टू द पावर 2 एंड T2 माइनस 27। सो T2 माइनस 27 बराबर 17 बाई 1.7 इंटू 10 टू द पावर -2। यहाँ पे एक पावर कैंसिल हो जाएगा, -4 एंड 2 मिला के -2 हो जाएगा। ऊपर में एक 10 ले लेंगे, पॉइंट उठ जाएगा, 17 कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 आंसर होगा, मतलब 1000। सो T2 बराबर हो जाएगा 1027 डिग्री सी, मतलब 1027 डिग्री टेम्परेचर में रेजिस्टेंस का वैल्यू 117 ओम हो जाएगा।